नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो क्लास 10th का मॉडल सेट नंबर साइंस का जो सेकंड डाला गया उससे संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ। और उसके साथ साथ मैं पूरे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके साथ साथ जो पूरे ऑप्शन है तो मैं पूरा उसका ऑपरेशन भी करूँगा विथ कंसेप्ट। तो आप लोग देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर इस वीडियो के शेयर करें। तो चलिए, मैं आप लोगों को समय ज़्यादा खर्च नहीं करता हूँ, तुरंत स्टार्ट करता हूँ। तो हो जाइए तैयार। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यह बोल रहा, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो सिंपल बात आप लोग याद रखिएगा। अवतल दर्पण, देखिए ये अवतल दर्पण होता है। तो ये अवतल दर्पण में देखिए ये जो बाहरी भाग होता है ना, ये रंगीन भाग होता है। तो अवतल दर्पण में देखिए ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है फोकस, ये होता है केंद्र और ये होता है अनंत। ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो इसमें एफ का जो कंडीशन होता है, यानी हमेशा याद रखिएगा, इसमें एफ जो होता है यानी फोकस दूरी जो होता है ना वो हमेशा आर का आधी होते हैं। एफ इजकल टू आर बाई 2 होती है। यानी ये जो होते हैं ना, यानी ये इसका आधा होता है। हमेशा याद रखें, रेडियस का ये हाफ होता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। यानी इसका राइट आंसर जो होगा, पहला का जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, एफ इजकल टू होगा आर बाई 2। ठीक है, एफ इजकल टू आर बाई 2। सॉरी, इसमें गलत लग रहा है ये। तो इसका आंसर होगा एफ इजकल टू आर बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। इस तो लिखने में मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ। देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा, कुल कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। अब मैं ये दोनों नियम को मैं आप लोग को इस चित्र के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए, पहला नियम तो ये बोलता है, सबसे पहले प्रकाश के प्रवर्तन होता क्या हो? द बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प एज, यानी कि प्रकाश का किरण, अगर मान लीजिए आपका ये स्पेस है, ये मिरर है, ये अगर प्रकाश की किरण ये इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहाँ पे जो कोण होती है यानी एंगल आई होता है कि यहाँ पे एंगल रिफ्लेक्ट होती है। तो पहला नियम ये बोलता है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इक्वल। और दूसरा नियम ये होता है ना, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा ये अभिलंब जो होता है यानी एओ बीओ तथा ये पीओ मान लें, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो इसके ये 2 नियम होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। और याद रखें, प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्यतः प्रकाश के प्रवर्तन के 2 भाग भी होते हैं। एक होते हैं नियमित प्रवर्तन, एक होते हैं अनियमित प्रवर्तन। जो हम लोग एक दूसरे को जो देख रहे हैं वह अनियमित प्रवर्तन के कारण देखते हैं, और अपने आप को अगर किसी शीशा में देखते हैं या पानी में देखते हैं तो वह नियमित प्रवर्तन होता है। ठीक है, चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा जो होता है वह काल्पनिक होता है। और काल्पनिक अगर जब भी होता है तो इसे हम लोग आभासी भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक अर्थात आभासी होता है। और आभासी होने के कारण देखिए, आभासी लास्ट में सी से खत्म है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सीधा क्या होता है दोस्तों, सीधा। और ये समतल, तो समतल में हमेशा समतल यानी कि बराबर बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा इतना बना प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। ठीक है, अगला, वाहनों के पश्च दृश्य में के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोला दोस्तों, पश्च दृश्य। तो पश्च दृश्य का अर्थ ये होता है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, साइड मिरर। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया था आप लोग जानते होंगे। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, और यही बोलता है हेडलाइट के रूप में ना तो अवतल होता। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो जल में भी आप लोग देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं, कांच में भी देख लेते हैं, प्लास्टिक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मिट्टी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस टाइप से आप लोग बने रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब। अब मैं इसका कुछ एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को मैं क्या बोलते हैं, आभासी, यानी इसमें आभास होता है, यानी कि वर्चुअल कहलाता हूँ। अब देखिए इसका ट्रिक होता है, जहाँ पे सी हो गया ना, जहाँ से सी खत्म होता है वहाँ से हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है, यानी सी से सीधा। यानी कि आभासी प्रतिबिंब अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, और वास्तविक प्रतिबिंब अगर बोलता है तो उल्टा, ये होता है कंसेप्टुअल चीज़। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग बने रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मैं पढ़ता हूँ, देखिए पूरे हटा रहा हूँ, क्या लिख रहा है देखिए, यदि f बराबर
12 सेंटीमीटर, तो आर क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, एफ इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है r/2 होता है, यानी फोकस दूरी जो होता है ना रेडियस का हाफ होती है। तो रेडियस का यानी एफ का मान 12 है, तो मैं 12 पुट कर दिया, तो यहाँ आर का निकालना है। तो देखिए आप लोग खुद निकाल सकते हैं। तो आर अगर निकालते हैं ना तो 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आप लोग खुद बताइए। यानी इसका इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर हुआ? चलिए ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं पढ़ता हूँ। क्या लिख रहा? वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया था? तो मैं इस पहला क्वेश्चन में बताया तो अग्रदीप की बात किया तो अवतल दर्पण, इसी ही हम लोग बोलते हैं हेडलाइट। अगर क्वेश्चन दोस्तों हेडलाइट भी रहता ना हेडलाइट, तो भी हम लोग मारते हैं अवतल दर्पण। क्लियर हुआ? और साइड मिरर के रूप में बोलते हैं तो वह उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अब देखिए अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आप लोग ध्यान में रखिए। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होती है। तो एक याद रखिएगा, मैं इसमें एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारे आंखों में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। क्या बनता है दोस्तों? वास्तविक बनता है। और जहाँ वास्तविक बनता है ना उसमें वास्तविक के साथ साथ वो उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये तो उत्तल लेंस का हो गया। लेकिन हमारा बात किया जा रहा है किस लेंस के? ध्यान दीजिए, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस में जो ना सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? आभासी। और जहाँ सी से खत्म होता है वहाँ सी से स्टार्ट करते हैं, तो सीधा। यानी इसका राइट आंसर होगा आभासी और सीधा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग खुद मिला लीजिए। यानी इसका जो राइट आंसर होगा आभासी सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आभासी और सीधा। ठीक है, अगला डायोप्टर मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा देखिए, डायोप्टर जो होता है ना वह लेंस की क्षमता का होता है। यानी कि आप लोग इसका राइट आंसर मार सकते हैं सी। लेंस की क्षमता कैसे है मात्रक? डायोप्टर होता है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखिए ना, पी इक्वल टू होता है 1/f। द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अब देखिए पावर ऑफ लेंस का ऐसे मात्रक, फोकस को हमेशा मीटर में लिखते हैं, तो मीटर का यहाँ पे इन्वर्स लिखा है, तो एम इन्वर्स को हम लोग बोलते हैं 1 डायोप्टर। ये भी आप लोग निकाल सकते हैं, और ये हमेशा मीटर में होती है। और अगर सेंटीमीटर में है ना तो 100 को डिवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बढ़ता हूँ। फार्मूला के अनुसार 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगी? तो मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला? 2D ना, तो देखिएगा यहाँ पे 2D क्षमता वाले कंसेप्ट आगे देखिएगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? सबसे पहले क्षमता को हम लोग बोलते हैं पी में, तो पी का वैल्यू दिया दोस्तों डी। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि पी का फार्मूला क्या होता है? 1/f होता है। तो यहाँ पी का वैल्यू जब 2 दिया तो यहाँ पे 1/f निकालना है। तो यानी कि इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2f का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा। तो यहाँ पे f का कितना इन्वर्स आ, यानी 1/2। यानी कि दोस्तों इसका क्या होगा देखिए, जब भी सेंटीमीटर में बात किया ना तो आप लोग हमेशा जीरो लगा दें, यानी 2 का पावर में 100। थोड़ा कंसेप्ट आप लोग क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा था। देखिए पी का फार्मूला होता है 1/f होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर सेंटीमीटर की बात किया तो आप ये लोग हमेशा 100/f कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसमें आप लोगों के सामने यहाँ पी का वैल्यू 2 दिया है, तो 100/f निकाल सकते हैं। क्या होगा आप लोग को मैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2 का टेबल में 100 कितना बार है? 50 बार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के रंगीन भाग को जो कहते हैं आइरिस कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? आइरिस कहते हैं। अब देखिए इसमें दो कंसेप्ट है। आँख के जो खिड़की होती है तो आँख की खिड़की को बोलते हैं कॉर्निया, और कॉर्निया का ही प्रयोग करते हैं नेत्रदान में। और ये जो क्या बोलते हैं आबिंदुकता जो होती है ना, आबिंदुकता में कॉर्निया के प्रभावित होती है। बाकी जो होते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, उसमें रेटिना प्रभावित होती है। पुतली, तो पुतली का कलर हमेशा ब्लैक होती है, और ये जो होते हैं ना ये हमेशा परितारिका के बीच में होती है। ठीक है, और परितारिका की बात किया तो परितारिका की वजह से किसी व्यक्ति का रंग डिपेंड करता है। तो परितारिका के कलर आपका ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, और पुतली जो होता है ना वह हम लोग अगर धूप में जाते हैं तो वह सिकुड़ जाता है, जिसके कारण प्रकाश फैलने लगता है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये माने कि मानव के नेत्र, देखिए मैं कंसेप्ट के साथ बताता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़रा सा भी नहीं हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मान लीजिए कि देखिए इस टाइप से होता है ये जो भी हो। तो यहाँ पे सबसे किनारे जो पार्ट्स होता है ना, यहाँ पे
ये बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं रेटिना, यानी मानव के सबसे जहाँ पे प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है ना आँख में ना, उससे बोलते हैं रेटिना। और रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग खुद बताइए, दृष्टि पटल। अब क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछता है आप लोगों कि मानव के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक बनता है। और वास्तविक बनने के साथ साथ ये हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन ये आता है, जब वास्तविक और उल्टा बनता है तो हम लोग सीधा क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे यानी मस्तिष्क के सामने एक तंत्र लगा होता है, वो यानी कि नर्वस ऑप्टिक्स लगा होता है, वही हमें इसे सीधा प्रदान करता है। क्लियर। चलिए, और रेटिना में से दो तंतु जुड़े होते हैं, एक को बोलते हैं शंकु, एक को बोलते हैं छड़। शंकु जो होते हैं ना उसे हम लोग कोन बोलते हैं, और ये जो है ना कोन शीशे कलर प्रदान करता है, और जो छड़ जो होता है रड, तो ये रड जो है ना हम लोग को इंटेंसिटी प्रदान करता है। ठीक है। चलिए, अब केमिस्ट्री में आता हूँ। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये बेकिंग सोडा टूट के यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ वियोजन अभिक्रिया होता क्या। देखिए, सबसे पहले संयोजन का मैं उदाहरण देता हूँ। देखिए, मान लीजिए C+O2 है, तो यहाँ पे बन रहा CO2। यानी कहने का अर्थ ये होता है दोस्तों, संयोजन में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका राइट ये हो गया, यानी इस संयोजन इसे कहेंगे। अब बात किया जाए वियोजन, वियोजन उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर या विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब विस्थापन उसे कहते हैं जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब बोलते हैं द्विविस्थापन, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया तो आप लोग, मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, देखिए दोनों साइड इक्वल होने चाहिए अभिकारक और उत्पाद में। देखिए एन की संख्या इसमें 2, इसमें 1 है, तो इस पहले हो नहीं सकती है। एल्युमिनियम 4 है, इसमें भी एल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन 2 2 4 है, इसमें 6, तो ये भी नहीं हो सकती है। अगला, कॉपर की संख्या 2 है, इसमें भी नहीं हो रहा। अब देखिए, जो बच गया वही, यानी कि इसका जो राइट आंसर जो होगा, अलग से मैं कर देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा। देखिए, सबसे पहले पीबी में ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे नहीं आ गया, यानी कि देखिए उपचयन की बात करें, देखिए उपचयन की अगर बात करें ना तो कार्बन का उपचयन हो रहा। ठीक है। और देखिए, ये ध्यान से कंसेप्ट के साथ मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए, क्वेश्चन तो पूरा ये है। देखिए, यहाँ पे सी के साथ ओ आ गया था, ये उपचयन हो गया। ठीक है। अब पीबी में ऑक्सीजन था लेकिन इसमें हट गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, विकृत गंधिता कौन सा अभिक्रिया के कारण होता है। तो विकृत गंधिता जो होता है ना वह उपचयन अभिक्रिया के कारण होती है। क्या लिख रहा अगला, चूने से सफेदी कराते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो वो जब भी हो ना तो उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि उष्मा छेपी। और वो यानी कि देखिए, एक को निकालते हैं तो टूट के दो या दो से अधिक होते हैं तो वह वियोजन होंगे, उष्मा छेपी वियोजन होंगे। ठीक है, कैसे होंगे ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब चूना को तोड़ा जाता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे जब हम लोग तोड़ते हैं ना तो सबसे पहले ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और उसके साथ साथ ना ये बाहर निकलते हैं CO2 गैस। तो आप लोग कर सकते हैं, आप प्लस उष्मा भी देते हैं, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। देखिए अगला, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है, प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया हो रही है। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए कोई लोहे की कील है, यानी Fe हो गया। अब कॉपर सल्फेट के विलयन है CuSO4 है। तो ये जब जब रिएक्शन होगा ना तो ये रिएक्शन होने के पश्चात क्या निकलता है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, कॉपर Fe के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है तो इसको स्थान को ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ पे Fe आते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होते हैं यानी जिसमें देखिए एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील स्थान को हटा देते हैं, तो ये जो अभिक्रिया होता है ना इसे हम लोग बोलते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं। जी हाँ, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक इसमें जो हो गया दोस्तों
लिटमस हो गया। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। सूचक का कार्य होता है सूचना देना। लाल लिटमस को नीला कर देना, नीले को लाल कर देना। निम्नलिखित में किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? सबसे पहले कंसेप्ट जानिए। लाल लाल कब होता है आप लोगों को पता है? जी हाँ, याद किए हो तो आप लोगों को अनिल पढ़ाए थे। यानी अम्ल जब होता है ना, नीला को लाल कर देता है। यानी इसमें आगे आप लोगों को खोजिए एसिड कौन है। देखिए COOH नहीं हो जाएगा ना, लाल नहीं होगा। देखिए अनिल वह नीला को लाल करता है, यानी इसमें तो हो जाएगा। ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें भी हो जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। अब इसको मैं बताता हूँ क्यों होगा ये, देखिएगा ध्यान से, कंसेप्ट वाली बात है ये। देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब मैं इसके बताता हूँ इसका ऑप्शन नंबर डी ही क्यों हुआ। देखिए सबसे पहले HCl है। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे लंग्स में थी, बल्कि स्टोमच में पाए थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये तो एसिड होने की वजह यह नीला को लाल कर देगा। ये होता है नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या करे, नीला को लाल कर देगा। फिर ये होता है एसिटिक अम्ल, ये भी नीला को लाल कर देगा। अब ये आता है ग्लूकोज, तो ये तो खैर अम्ल है ही नहीं है, तो ये तो अपने आपको लाल नहीं होगा ये, क्लियर। चलिए, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? सबसे पहले क्रिस्टलीकरण का अर्थ समझिए आप लोग क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्रिस्टलीकरण उसे कहते हैं जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। यानी कि देखिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ CuSO4 हाफ H2O, मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ CuSO4 हाफ H2O, तो देखिए इसमें जल को अणु उपस्थित है ना, तो इसे बोलेंगे क्रिस्टलीय जल। तो इसमें बोला क्रिस्टलीय जल मौजूद है, तो यहाँ पे लिख दीजिए CuSO4 5 H2O। यानी क्रिस्टलीय जल उसे कहते हैं जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो इसमें देखिए जल के कितने अणु उपस्थित है? 5, तो इसका राइट आंसर हो गया ये, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये हमने हाफ H2O। तो देखिए इसमें भी आपका जल की मात्रा हाफ है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय जल कह सकते हैं, क्लियर हुआ। तो क्रिस्टलीय जल उसे कहते हैं जिसमें जल की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बढ़ता हूँ। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसे आप लोग खुद बताइएगा, मैं छोड़ रहा हूँ इसे। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों? इसलिए नहीं करता दोस्तों क्योंकि वो देखिए जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। देखिए जब भी प्रदर्शित करने की बात है, देखिए जल का सूत्र होता है H2O, अभी हमेशा टूटता है दोस्तों H+ और OH- में। तो देखिए जब नहीं प्लस कराना तो उसमें H+ आयन अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरनली क्वेश्चन है ये। पदार्थ दिए हुए ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? तो देखिए अम्ल उसे कहते हैं जिसका pH मान आपका 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। तो देखिए इसमें pH मान 2 है, तो जो जिसका हो गया वह अम्ल हो गया। अब बात की 7, तो 7 जिसका हो गया उसे बोलते हैं उदासीन विलयन, ठीक है। और बात रहे 10 होगा वह क्षारीय हो गया, लेकिन दुर्बल क्षारीय। और जो 14 होगा ना वह प्रबल क्षारीय होगा। तो 14 होता है pH मान NaCl का, क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है ए, जिसका pH मान 2 हो गया, ठीक है। कंसेप्ट में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये pH माप है जिसका वैल्यू 0 से लेके 14 के बीच में, वैल्यू ये 7, 0 से लेकर 7 तक जो किसी का वैल्यू है तो उसे बोलते हैं अम्ल। और 7 से 14 के बीच जो होता है उसे बोलते हैं क्षारक। और 7 के जो बराबर उसे बोलते हैं उदासीन विलयन। अब आप लोग इसी के तहत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मैं पढ़ता हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा। क्या लिख रहा है दोस्तों? देखिए इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए इसमें हमेशा याद रखिएगा, जब भी सूर्य का प्रकाश रहेगा, जब भी सूर्य की प्रकाश रहेगा ना, तो आप लोग इसे वियोजन मार दीजिएगा, क्योंकि अल्ट्रा, देखिए इसका रिएक्शन ये देखिए AgBr है। अब AgBr जो ना ये अल्ट्रा वायलेट के उपस्थित होकर टूटकर Ag+Br टूट रहा। तो जब दो या दो से अधिक जब एकल अभिक्रमक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन मार दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो जितना आपका गंदगी शरीर से बाहर निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन। और इसमें हमारे शरीर के किडनी हो गए, लंग्स हो गए, नाक हो गए, स्किन हो गए, ये सारी पार्ट्स सम्मिलित होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अगला। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो हमेशा याद रखिए, देखिए क्या बोल रहा, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस
यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो देखिए इसका कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जो होती है ना, देखिए एक CO2 होती है जो आपका वायुमंडल से प्राप्त होती है या फिर एटमॉस्फेयर से। अब देखिए पेड़ पौधे आपका जल प्राप्त करते हैं जमीन से। अब ये जब टूटते हैं ना, तो ये जब रिएक्शन जब करते हैं, मैं इंक चेंज करता हूँ ध्यान दीजिए ग्रीन से, तो जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। उसके फलस्वरूप ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो जो टूटते हैं ना, क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो इसमें ऑक्सीजन गैस बोला ना, तो आप लोग इसमें मार सकते हैं CO2 से। ठीक है, चलिए CO2 के टूटने के फलस्वरूप होती है। ठीक है, चलिए अगला, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में जो पोषण जो होता है दोस्तों, हमेशा याद रखें ना, प्राणी परजीवी पोषण प्रणाली होती है। सॉरी, अमीबा अपना भोजन खुद पचा लेते हैं, स्वयं पोषी है वो। ठीक है, अगला, लार में कौन, इसका आंसर ए होगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए होगा। अगला, लार में कौन सा एंजाइम पाया था। तो लार में जो एंजाइम पाया था दोस्तों, टाइलिन एंजाइम पाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, लार में टाइलिन एंजाइम पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे सलाइवा कहते हैं। प्रकाश प्रक्रिया में पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। जब भी पाइरुवेट की बात किया ना, तो इसका जो प्रथम चरण जो होता है उससे होता है वह कोशिका द्रव्य में होती है। तो हमेशा याद रखिएगा ना, विखंडन कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में, और फाइनली ये जमा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हुआ। चलिए, पौधे में जल तथा खनिज लवण के संवहन किसके द्वारा होता है। देखिए जल और खनिज लवण जब दोनों की बात किया तो जाइलम मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्लोएम में होता है यानी कि जो आपका पत्तियों का जो खाना बनता है वो फ्लोएम के द्वारा होती है। किसी समष्टि अथवा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया, देखिए किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है। तो जनन हो गया, जनन के कारण ही आज इतना अस्तित्व बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये जो ना पुनरुत्थान हो रहा, क्यों हो रहा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक टूटा फिर उसे निर्माण आ गया, तो इसलिए बोलते हैं पुनरुत्थान। उस जनन प्रक्रिया को कहते हैं, सबसे पहले ये एक अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें एक ही जीव भागीदारी निभाते हैं। तो देखिए ये एक चित्र है, ये देखिए सबसे पहले 3 भाग में टूटा, फिर क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ, फिर इसका निर्माण, इसका हुआ, अब ये पूरा फाइनली फर्स्ट जैसा बन गया। देखिए 3 को, तो इसे हम लोग बोले पुनरुत्थान। ये प्लेनेरिया का चित्र था। ठीक है, अगला, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो अगर एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित हो रहा ना, तो इसे बोलते हैं परागन की क्रिया। ठीक है दोस्तों, परागन। अगला, भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है। तो पोषण की बात करें तो प्लेसेंटा में मिलता है। ठीक है, मैं इसे अगले वीडियो में पूरा फिगर के साथ बताऊंगा। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या आवश्यक विशेषता है। वह तेजी से जलता हो, उसमें स्वयं आग लग जाए, प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक से वह महंगा हो, तो वह तेजी से जलता हो। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नहीं इसका राइट आंसर जलती नहीं, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ये इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगला, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी हो चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 15 किलोमीटर पर घंटा से कम। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है। समाप्य ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो समाप्ति के कगार पे है। तो देखिए सौर ऊर्जा तो कभी समाप्त नहीं होगी, तो इसमें कोयला समाप्त हो सकती है। ठीक है, नाभिक ऊर्जा भी नहीं होगी, ज्वारीय ऊर्जा भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पराग कोष में होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने पूरे 40 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ। अब मैं इसके बाद फिर वीडियो में आऊँगा, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग अपना राय दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी अपलोड किया हूँ, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर ऑन फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।